नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। क्या संविधान को बचाना है? क्या देश को बचाना है? क्या लोकतंत्र को बचाना है? क्या धर्मनिरपेक्षता को बचाना है? क्या इस देश की बहुआयामी संस्कृति को, सभी धर्मावलंबियों को बचाना है? क्या हिंदू राष्ट्र बनने से रोकना है? क्या धर्मनिरपेक्षता और संविधान की मूल भावना को, संविधान के प्रारूप को जस का तस बने रहने देना है या फिर संविधान की धज्जियां उड़ाना है? जी हां, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से देश विरोधी गतिविधियों में लगी हुई है, जिस तरह से लोकतंत्र को खत्म कर रही है, जिस तरह से संविधान को नजरअंदाज कर रही है, जिस तरह से धर्मनिरपेक्षता को तार तार कर रही है, इससे आज एक संदेश जाता है उन राजनीतिक पार्टियों का, उस विपक्ष को और उन मतदाताओं को जिन्होंने इस देश की अस्मिता को, इस देश की के अस्तित्व को बचाने की फिक्र है। विपक्षी पार्टियां क्या नरेंद्र मोदी का सामना कर सकती हैं? क्या विपक्ष को तहस नहस करने की जो मोदी जी की प्लानिंग है उसमें वे सफल हो सकते हैं? अगर विपक्ष में एकता नहीं होगी और राष्ट्रीय स्तर पर एक महागठबंधन नहीं बनेगा और उस महागठबंधन में सभी विपक्षी दल, सभी राज्यों के छत्रप जब तक नहीं इकट्ठा होंगे तब तक मोदी जी का सामना नहीं किया जा सकता है। मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को टक्कर नहीं दिया जाता है, नहीं दिया जा सकता है। तो जाहिर है कि आज जो सवाल मैंने उठाया है ये बहुत ही जरूरी और अहम है, क्योंकि देश 2014 से तबाह हो चुका है हर दिशा में, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो देश की संपत्तियां हो, चाहे वो देश का कानून हो, चाहे वो देश में आपसी सौहार्द और भाईचारा रहा हो, सब कुछ तार तार हुआ है। और जिस तरह से हिंदुत्व का प्रयोगशाला बना करके गुजरात मॉडल पर, पूरे देश को गुजरात मॉडल पर चलाया जा रहा है, और जिस तरह से गुजरात में चुनाव हुआ है अभी हाल ही में और भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत हुई है वहां पर, और वही गुजरात मॉडल अब पूरे देश में लागू करने की मोदी जी की इच्छा है। और अगर इस इच्छा को विपक्ष और जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, अगर ये लोग नहीं भांप पाएंगे तो निश्चित रूप से भारत तबाह हो जाएगा। अगर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर से आते हैं तो फिर से आने के बाद सबसे पहला काम उनका रहेगा भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना। उसके लिए संविधान को भी नष्ट किया जा सकता है, संविधान को भी डस्टबिन में डाला जा सकता है। लोकतंत्र तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा, जब संविधान खत्म हो जाएगा तो लोकतंत्र भी खत्म हो जाएगा। इसलिए अगर एक बड़ी मुसीबत से इस राष्ट्र को बचाना है तो नरेंद्र मोदी की काट ढूंढना पड़ेगा, और उसके लिए विपक्ष कोशिशें भी कर रहा है। लेकिन विपक्ष कितना संगठित हो पाएगा, और विपक्ष जो कि बटा हुआ है, हर राज्यों में अलग अलग पार्टियां हैं विपक्ष की, और एक विपक्ष से भी विपक्ष की जो दुश्मनी है, क्या वो दुश्मनी महागठबंधन में दरारें नहीं पैदा करेगी या महागठबंधन को बनने देगी? सबसे बड़ी सवाल तो यही है। पश्चिम बंगाल में क्या कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियां ममता का साथ दे सकती हैं? बिल्कुल नहीं दे सकती। लेकिन अगर मोदी जी का खौफ उन्हें सताएगा, कम्युनिस्ट पार्टी को भी, कांग्रेस पार्टी को भी, और ममता दीदी को तो खौफ सताया ही है, आज से नहीं 2020 से। तो अगर खौफ सताएगा तो निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट, कांग्रेस और ममता दीदी की तृणमूल कांग्रेस एक हो सकते हैं। और अगर एक नहीं होंगे तो इन तीनों पार्टियों के लिए इस राष्ट्र के साथ गद्दारी ही माना जाएगा। क्या अखिलेश यादव और
मायावती एक मंच पर आएंगे, नरेंद्र मोदी के खिलाफ महागठबंधन में शामिल होंगे? क्या उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर नरेंद्र मोदी को कड़ी टक्कर देंगे? आम आदमी पार्टी के प्रमुख केजरीवाल जी जिस तरह से कांग्रेस का विरोध करते हैं और कांग्रेस की जमीन को ही उन्होंने हड़पा है, वो चाहे दिल्ली हो, वो चाहे पंजाब हो, हर जगह उन्होंने कांग्रेस को ही शिकस्त दे करके अपनी सरकार बनाई है। तो क्या कांग्रेस के विरोधी अरविंद केजरीवाल विपक्ष के महागठबंधन में शामिल होंगे? केजरीवाल की तो कुछ ऐसी हरकतें सामने आ रही हैं जिससे उन्हें भारतीय जनता पार्टी की बी टीम माना जा रहा है। और वास्तव में लगता है कि केजरीवाल जो कुछ कहते हैं, जो दिखाते हैं, वो सच नहीं होता है। सच वही होता है जिस भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के फार्मूले पर वे चलते हैं। अगर केजरीवाल गुजरात में आम आदमी पार्टी को लेकर के नहीं गए होते और वहां पर खुद भी नहीं जीत पाए और कांग्रेस को भी नहीं जीतने दिया, तो इससे यही लगता है। और शुरू से भारतीय जनता पार्टी इस बात को मान रही थी कि केजरीवाल काटेंगे तो कांग्रेस का वोट काटेंगे, हमारा वोट नहीं काटेंगे। और वही हुआ भी। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के पहले जिस तरह से कहा था कि हमारी 150 से ज्यादा सीटें आएंगी, उसकी भविष्यवाणी सही भी हो गई। लेकिन कैसे सही हुई है? छल बल, साम दाम दंड भेद, क्या क्या नहीं अपनाया वहां पर गुजरात मॉडल को बनाए रखने के लिए, और वही गुजरात मॉडल पूरे देश पर थोपने के लिए। आज हम इस बात की चर्चा भी करेंगे कि अगर गुजरात मॉडल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा काम आया है और सारी एंटी इनकम्बेंसी, सरकार के खिलाफ लोगों की नाराजगी हवा हो गई है, काफूर हो गई है, तो वही नरेंद्र मोदी का चेहरा हिमाचल में था, वो वहां पर क्यों नहीं गुल खिला पाए, वहां पर क्यों नहीं अपनी सरकार बना पाए? वहां पर तो इनकी बुरी तरह से हार हुई है। तो एक मॉडल हिमाचल मॉडल है और दूसरा मॉडल गुजरात मॉडल है। विपक्ष हिमाचल मॉडल को पूरे देश पर लागू करना चाहता है, लेकिन बहुत से अड़चने उसमें हैं, खास करके विपक्षी एकता में अड़चने हैं। मायावती और अखिलेश यादव एक मंच पर आएंगे नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जिस तरह से मायावती भी और मायावती की पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सहायक पार्टी या बी टीम मानी जाती रही है, उसका उन्हें कितना बड़ा नुकसान हुआ है वो अच्छी तरह से जान गई हैं। और उनके मतदाता, उनके सपोर्टर भी अच्छी तरह से समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन करके चलने में उन्हें उनका कितना बड़ा नुकसान हो रहा है और उनकी राजनीतिक जमीन कितना दूसरी पार्टियां छीन रही हैं, उसे भी सोचना चाहिए। और अगर मायावती नीतीश कुमार के या विपक्ष के महागठबंधन में, मोदी के खिलाफ जो महागठबंधन बन रहा है, अगर उसमें मायावती नहीं शामिल होती हैं और भारतीय जनता पार्टी की पिछलग्गू बनी रहेंगी, तो जो कुछ बचा कुचा जनाधार भी है मायावती का, वो भी उनके हाथ से चला जाएगा। क्योंकि अभी जो भी विधानसभा चुनाव हुए हैं और जो जितने भी उपचुनाव हुए हैं, उसमें दलितों का एक मुश्त वोट विपक्षी पार्टियों को मिला है। मायावती ने कहीं से चुनाव लड़ा भी नहीं और उन्हें मिलने का कोई सवाल ही नहीं। तो मायावती का जनाधार खिसक रहा है। अगर वे भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगी तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगी। और रही बात अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव महागठबंधन में निश्चित रूप से आ जाएंगे। और अगर मायावती मान गई तो मायावती के साथ एक मंच पर मायावती के साथ अखिलेश यादव होंगे। और सिर्फ अखिलेश यादव और मायावती ही नहीं, चंद्रशेखर भी आ जाएंगे, चंद्रशेखर आजाद, और जयंत चौधरी भी आ जाएंगे पश्चिम से। और इस तरह से 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को कड़ी शिकस्त दे सकेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जब सबसे ज्यादा सीटें मिलती हैं वो उत्तर प्रदेश से मिलती हैं, बिहार से मिलती हैं और महाराष्ट्र से मिलती हैं। बिहार की जो स्थिति है उसमें उपचुनाव अभी तक, जब से नीतीश कुमार ने एनडीए छोड़ा है, भारतीय जनता पार्टी को धत्ता बता करके महागठबंधन की सरकार बनाई है तेजस्वी के साथ, उनके बीजेपी को छोड़ने के बाद 4 इलेक्शन हुए हैं, उपचुनाव हुए हैं, जिसमें से 2
पर गठबंधन की जीत हुई है और 2 पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। जाहिर है कि अगर गठबंधन को बिहार में मजबूत नहीं किया जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी कड़ा टक्कर देगी गठबंधन को, या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी को कड़ा टक्कर देने के लिए गठबंधन को और मजबूत करना पड़ेगा और क्षेत्रीय और भी जितनी छोटी छोटी पार्टियां हैं उन्हें सबको साथ में समेटना होगा। तो इसी तरह से क्या केजरीवाल महागठबंधन में शामिल होंगे? क्या केजरीवाल जो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहने की वजह है, बी टीम इसलिए कहा जा रहा है कि गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आम आदमी पार्टी के प्रमुख केजरीवाल से लगता है कि गुप्त समझौता हुआ था कांग्रेस को हराने के लिए, कांग्रेस को नेस्तनाबूद करने के लिए, कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए। और अब इसी तरह से उत्तराखंड में भी इन्होंने कांग्रेस का खेला खत्म किया था, खुद भी 1 सीटें नहीं जीत पाए और कांग्रेस को भी नहीं जीतने दिया था। पंजाब में इनकी जीत अच्छी हुई है माना जाएगा और कांग्रेस की हार हुई है, बुरी तरह से हार हुई है। भारतीय जनता पार्टी को भी कोई खास सफलता नहीं मिली है। तो इस तरह से, और अब बीएमसी चुनाव होने जा रहा है महाराष्ट्र में। बीएमसी चुनाव में भी अरविंद केजरीवाल वोट काटने के लिए, उद्धव ठाकरे का वोट काटने के लिए, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का और कांग्रेस का, एनसीपी का वोट काटने के लिए वोटकटवा पार्टी के रूप में अगर बीएमसी में भी ये खेला खत्म कर देंगे तो भारतीय जनता पार्टी की वहां जीत हो जाएगी। और अगर बीएमसी भी हाथ से गया तो निश्चित रूप से महाराष्ट्र 2024 में वो भारतीय जनता पार्टी के ही साथ रहेगा। बीएमसी में जिसकी जीत होगी उसी के साथ महाराष्ट्र रहेगा 2024 के लोकसभा चुनाव में। इसी तरह से केसीआर क्या कांग्रेस के साथ आ सकेंगे? क्या विपक्ष के महागठबंधन में आ सकेंगे? नवीन पटनायक उड़ीसा में है, इनके बारे में कुछ भी नहीं पता है। ये तटस्थ रहते हैं, विपक्ष से भी तटस्थ रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी से, और जब जरूरत पड़ती है तो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर देते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के एनडीए में वे नहीं हैं, लेकिन प्रकारांतर रूप से या छुपे रुस्तम के रूप से वे भारतीय जनता पार्टी का ही समर्थन करते हैं। इसकी कोई वजह हो सकती है और खास वजह तो यही सीबीआई ईडी आईडी की के डर से ही समर्पण करते होंगे, क्योंकि वे निश्चित रूप से उड़ीसा में अपना जिस तरह से जनाधार बनाए हुए हैं, जिस तरह से राज करना चाहते हैं और कर रहे हैं, वहां पर न वो भारतीय जनता पार्टी को पनपने देना चाहते हैं और न कांग्रेस को। तो इस तरह से देखा जाए तो 2024 का चुनाव बहुत ही रोचक होने वाला है। अगर विपक्ष में एकता नहीं हुई तो इसका निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी फिर से 2024 में भी लोकसभा चुनाव में। लेकिन अगर विपक्ष शक्तिशाली हो जाएगा, अपने गिले शिकवे दूर करके महागठबंधन का हिस्सा बन जाएगा, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां विपक्ष की हैं, अगर वे सब मिल करके 300 के ऊपर सीट लाएंगी तभी उनकी सरकार बन सकती है। क्योंकि जो जादुई आंकड़ा है 272 का, 272 के आसपास तक अगर गठबंधन पहुंचता है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपना साम दाम दंड भेद और तमाम एजेंसियों को लगा करके सांसदों की खरीद फरोख्त कर लेगी। ये उसका पुराना अनुभव है, सांसदों को खरीद फरोख्त करने और विपक्ष की सरकार को अपनी सरकार में तब्दील करने का नरेंद्र मोदी का ये पुराना अनुभव है। और इस काम में अमित शाह चाणक्य माने जाते हैं, गुरु माने जाते हैं, विपक्ष को तहस नहस करने के लिए, विपक्ष के सांसदों विधायकों को खरीदने के लिए। तो अगर जिस तरह से नीतीश कुमार सक्रिय हैं और सभी विपक्षी दलों को एकजुट कर रहे हैं और उसके लिए उन्होंने आवाज भी उठा दी है, उन्होंने कहा है कोई थर्ड फ्रंट नहीं होगा, विपक्ष एक होगा और विपक्ष का एक गठबंधन होगा, मेन गठबंधन होगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए
तो 2024 का चुनाव अब बहुत दिन नहीं रह गया है, 1.5 साल से भी कम हो गया है। अगर विपक्ष अपनी एकता का सबूत देता है और सारा विपक्ष गठबंधन में शामिल हो जाता है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त मिल सकती है और भारतीय जनता पार्टी का हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना धरा रह जाएगा। आरएसएस का 100 साल का सपना धरा रह जाएगा हिंदू राष्ट्र बनाने का। और इनका जो संविधान विरोधी कदम है, संविधान को पसंद नहीं करते हैं, तिरंगा झंडा को पसंद नहीं करते हैं, धर्मनिरपेक्षता को पसंद नहीं करते हैं, विभिन्न धर्मावलंबियों को पसंद नहीं करते हैं और इस देश की में जिस तरह से गरीबी और महंगाई और कोरोना का आतंक रहा है और लाखों मौतें हुई हैं और एंटी इनकम्बेंसी जिस तरह से रही है, मतदाता भी विपक्ष का साथ देंगे इस बार अगर गठबंधन मजबूत होता है तो। अगर 2019 में इस तरह का कोई गठबंधन बना होता तो निश्चित रूप से 2019 में भी विपक्ष की ही जीत हो सकती थी, लेकिन विपक्ष में एकता का अभाव था 2019 में। लेकिन अब 2019 लगभग 5 साल हो चुके हैं, अब वो समय नहीं है, गंगा में बहुत पानी बह चुका है और अब जिस तरह से एनडीए और बीजेपी से निकल करके नीतीश कुमार महागठबंधन बनाने की पेशकश कर रहे हैं और विभिन्न राजनीतिक दलों से संपर्क बनाए हुए हैं और विभिन्न राजनीतिक दलों को जीत का महामंत्र दे रहे हैं, गिले शिकवे एक दूसरे के का दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे तो यही लगता है कि सही दिशा में अभी विपक्ष की राजनीति जा रही है। लेकिन कब ये भटक जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है। मोदी जी के पास बहुत से दांव हैं, बहुत से खेला करने के उपाय हैं, कुछ भी अड़ंगा लगा सकते हैं विपक्षी एकता में भी। और अगर विपक्ष एक हो जाएगा तो उसके खिलाफ दुष्प्रचार करने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी और उसकी आईटी सेल कितने घिनौने आरोप लगाएंगी महागठबंधन पर, वो तो सब सामने आएगा और देखा जाएगा और मुकाबला किया जाएगा। लेकिन इस डर से कि हाँ भारतीय जनता पार्टी अपने साम दाम दंड भेद से, अपनी एजेंसियों से विपक्ष को तबाह कर देगा, विपक्ष को नष्ट कर देगा, विपक्षी एकता को नहीं होने देगा, इस डर से अगर विपक्ष बैठ जाएगा तो फिर वही होगा जो 2019 में हुआ था। तो जाहिर है कि जिस तरह से विपक्ष सक्रिय है, नीतीश यादव तेजस्वी और जितने भी विपक्ष के नेता हैं जिस तरह से गठबंधन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, अगर ये लोग कामयाब होते हैं और कामयाब इन्हें होना पड़ेगा क्योंकि देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, धर्मनिरपेक्षता को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। अगर इन सब को बचाना है और तमाम धर्मों को बचाना है, हिंदू के अलावा बहुत से धर्म हैं हमारे यहाँ, ईसाई हैं, मुस्लिम हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, यहूदी हैं, पारसी हैं, कौन सा दुनिया का धर्म है जो कि भारत में नहीं है। अगर सभी धर्मों में आपसी सद्भाव और भाईचारा बनाए रखना है और भारत को आगे बढ़ाना है तो भारतीय जनता पार्टी को हराना होगा और इनके साम दाम दंड भेद से, इनके कारपोरेट से और इनकी देश विरोधी गतिविधियों से का मुकाबला करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।